Hello friends, today we are going to discuss our chapter number 6 that is foreign invasion on India। तो देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के ऊपर फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, जिसके कारण क्या हुआ, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो काफ़ी वीक हो गया था, जिसका बेनिफिट किसने उठाया, आगे चल के ब्रिटिशर्स ने उठाया। तो इस चैप्टर के अंदर हम फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखो, फॉर इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, ये पहला इन्वेजन माना गया है इंडिया के ऊपर, तो इसको पढ़ेंगे। महमूद गजनवी का इन्वेजन पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी का, देन इन्वेजन ऑफ मंगोल, इन्वेजन ऑफ तिमुर, इन्वेजन ऑफ बाबर एंड इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। और फिर इतने सारे इन्वेजन्स हुए थे इंडिया के ऊपर, तो क्या गलती रही थी इंडियन रूलर्स की, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और इन फॉरेन इन्वेजन का आगे चल के फ्यूचर में इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसके बारे में इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, इंपॉर्टेंट इन्वेजन है मोहम्मद बिन कासिम का, महमूद गजनवी का, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी और इन्वेजन ऑफ बाबर और इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, और लास्ट में क्या इफेक्ट रहा था फॉरेन इन्वेजन का इंडिया के ऊपर आगे चल के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो हम इस चैप्टर में इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो देखो, फॉरेन इन्वेजन क्या होता है, जब एक दूसरी कंट्री, जब एक बाहर की कंट्री अपनी कंट्री के ऊपर आके आक्रमण करती है, इन्वेड करती है, उसे हम फॉरेन इन्वेजन बोलते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन इकोनॉमिकली भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो मतलब अपने पैसों के कारण आई हो, पैसा लूटने के कारण आई हो, या फिर अपने कोई कंपनी को स्टैब्लिश करने आई हो, या फिर अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने आई हो, तो उसे फॉरेन इन्वेजन बोलते हैं। जब एक बाहर की कंट्री अपनी कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक रीजन के कारण या फिर अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के कारण, इन्वेशंस के कारण आती है, था वो मुझसे फॉरेन इन्वेजन बोलते हैं। तो देखो, पुराने समय में इंडिया काफ़ी सिविलाइज्ड था, डेवलप्ड था और एडवांस था, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 में 2 में यही पढ़ा था कि इंडिया के अंदर कौन सी सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। तो ऐसे ही इंडिया को सोने की चिड़िया भी बोला जाता था, तो इसलिए लोग आते लूट के चले जाते हैं। तो फॉरेन इन्वेजन के कारण हमारा जो महान देश था वो कमजोर पड़ गया, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकल भी। और इसी का ही आगे चल के फायदा किसने उठाया, ब्रिटिशर्स ने उठाया, और ब्रिटिशर्स ने आके रूल किया। तो देखो, जो फॉरेन इन्वेजन हुए, फॉरेन आक्रमण हुए, तो ये कहाँ से आते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन से रूट से आते थे। तो जो मेन गेटवे रहता था इनका, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रहता था इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आते थे। और फॉरेन आते थे ट्रैवलर्स के फॉर्म में, या फिर व्यापार करने आते थे, या फिर आक्रमण करने आते थे। तो देखो, 3 मेन रूट बता रखे हैं। पहला रूट है वेस्ट कोस्ट बाई सी, वेस्ट के रास्ते से, ये जो सी वाला रास्ता है, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक का जो रास्ता है, इसे वेस्ट कोस्ट बाई सी बोलते हैं। तो ये रास्ता पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता माना गया है खैबर गोमाल या फिर बोलन पास। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये जो पाकिस्तान का जो एरिया है, पहले इसे सिंध प्रोविंस बोलते थे। तो यहाँ पे 3 पासेस थे, खैबर पास, बोलान पास और गोमाल पास। तो ये रास्ता भी काफी इंपॉर्टेंट है इन्वेजन के लिए। फिर थर्ड पार्ट आता है आपका मकरन डेजर्ट का। देखो, यहाँ इंडिया है, यहाँ सिंध है, यहाँ अफगानिस्तान है और यहाँ ईरान है। तो ईरान की साइड में आप लगता देखोगे एक डेजर्ट मिलेगा आपको, मकरन डेजर्ट। तो माना जाता है कि ये भी एक पास रहा था। तो पास क्या होते हैं कि नेचुरल रोड फॉर मूवमेंट इन माउंटेन एरियाज की। अगर मान लो बहुत सारे माउंटेन की रेंजेस है, तो उसके बीच में से जो रास्ता निकलता है उसे हम पासेस बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है द अर्ली इन्वेजन ऑफ अरब इन 636 एडी टू 712 एडी। तो देखो, मैंने आपको पहले कहा कि पहला इन्वेजन माना गया है मोहम्मद बिन कासिम का, बट मैं यहाँ बोल रही हूँ कि पहले आए अरब। तो देखो, अरब आए इंडिया के अंदर, इन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, बट कोई भी अटेम्प्ट उनका सक्सेसफुल नहीं रहा था, यानी कि वो अनसक्सेसफुल रहे थे, कोई भी अटैक इनका कामयाब नहीं हुआ था। तो जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे ना, इनका अटैक कामयाब हुआ था। इन्होंने जो सिंध के जो रूलर थे दाहिर, इनको हरा दिया था, तो इसलिए ये पहला इन्वेजन माना जाता है। तो देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। अरब ने पहली बार इन्वेड किया था 636 एडी के अंदर, एक थाना नाम का शहर है मुंबई के अंदर, बट ये अटेम्प्ट इनका अनसक्सेसफुल रहा था। फिर खलीफ उमार आए, खलीफ यानी रूलर आए, इन्होंने भी सिंध के ऊपर अटैक करा, बट इनका प्लान भी नॉट सक्सेसफुल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। फिर खलीफ ओस्मान आए सिंध को कंक्योर करने के लिए, बट ये भी नाकामयाब रहे। देन खलीफ अब्बू आए सिंध पे कब्जा करने के लिए, बट ये भी फेल हो गए थे। फिर खलीफ मोइवा आए थे, सिंध पे अटैक किया था इन्होंने, 6 बार सिंध पे अटैक करा, बट ये भी अनसक्सेसफुल रहे थे। तो देखो, ये इंडिया है, इंडिया का जो ये एरिया है, रेड से हाईलाइटेड एरिया जो आपको दिख रहा है, ये अरब का एरिया है, ठीक है। तो इसे मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ से काफी इन्वेजन हुए थे इंडिया के ऊपर। फिर देखो, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम काफी इंपॉर्टेंट इन्वेजन है, बिकॉज ये पहला इन्वेजन माना गया है इंडिया के ऊपर। तो देखो, इसको अच्छे से समझते हैं।
ये देखो, ये हमारा गुजरात से एरिया है और ये तमिलनाडु की तरफ, और ये आपका मिलेगा श्रीलंका। तो देखो यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा इराक। तो जो इराक के गवर्नर थे हजाज, तो इराक के गवर्नर थे हिजाज, वो यहाँ आए थे श्रीलंका में। तो देखो, पहले इंडिया जो है वो काफी रिच कंट्री था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। अगर मान लो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं और उसमें से कोई 10 रुपए चुरा के ले जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है, और आ जाएंगे पैसे। तो वैसे इंडिया भी सोने की चिड़िया थी, और अगर एक आधा कोई चीज चुरा के ले जाता तो इंडिया वालों को इतना फर्क नहीं पड़ता था, कोई ना, हमारे पास और भी तो सामान है। तो वैसे ही हजाज आए, इराक के गवर्नर आए, वो यहाँ से श्रीलंका से अपना सामान अपनी कंट्री में लेके जा रहे थे। पर जब इनकी शिप यहाँ पे पहुंची, सिंध प्रोविंस के पास पहुंची, तो इनका सामान चोरी हो गया। तो इनका मानना है कि जो सिंध के जो राजा थे जिनका नाम था दाहिर, तो इन्होंने कहा कि जो दाहिर है उन्होंने मेरी शिप पे का जो सारा सामान है वो लूट लिया। तो राजा दाहिर बोलते हैं, मैंने तो तुम्हारा कोई सामान नहीं लूटा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी शिप मेरे इलाके के पास चोरी हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने तुम्हारा सामान चोरी किया है। तो जो हजाज होते हैं वो यूं बोलते हैं कि या तो तुम मेरा सामान वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। तो दाहिर बोलता है, मैंने तुम्हारा सामान चोरी ही नहीं किया, तो मैं तुम्हें तुम्हारा सामान कहाँ से ला के दूं। और यूं बोलते हैं कि मैं गलत हूं ही नहीं, तो आक्रमण से क्यों डरूं, कोई ना आक्रमण कर लो, मैं डरता थोड़ी हूँ, मैं गलत थोड़ी हूँ। तो फिर राजा हजाज और दाहिर के बीच में युद्ध होता है। बट जो हजाज होते हैं वो अपने भाई के बेटे को भेजते हैं जिनका नाम था मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम। इंपॉर्टेंट नाम है मोहम्मद बिन कासिम। अपने भाई के बेटे को भेज दिया, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है, जिसमें कौन जीतता है, मोहम्मद बिन कासिम जीतते हैं। तो जो फिर बाद में क्या होता है, दाहिर की पत्नी होती है, दाहिर की पत्नी जोहर कर लेती है। तो पहला जोहर कौन करता है, दाहिर की वाइफ ने करा होता है। तो जोहर क्या होता है, मान लो एक अग्निकुंड होता है, अग्निकुंड के अंदर बहुत आग होती है, और वो विमेन जो है, अगर जिसका जो हस्बैंड है वो वॉर के टाइम पे डेथ हो जाती थी, तो वो अपने आप को भी उस आग के अंदर जला देती थी, जिसे जोहर सिस्टम बोला जाता था। तो पहला जोहर किसने किया था, दाहिर की वाइफ ने किया था। तो देखो, अब आपको स्टोरी इजी लगेगी अगर हम पढ़ते हैं तो। हजाज वॉज द गवर्नर ऑफ इराक। इराक के गवर्नर थे, वो कुछ मर्चेंट शिप लेके जा रहे थे श्रीलंका से अरेबिया के अंदर। तो उन्होंने डिमांड किया, या तो तुम मेरा सामान वापस दे दो। दाहिर पे शक हुआ उन्होंने कि दाहिर ने मेरी शिप को चोरी किया होगा, तो उन्होंने कहा कि या तो तुम मेरा सामान दे दो वापस। जो सिंध के राजा है दाहिर से, उनसे कहा कि या तो तुम मेरा सामान दे दो वापस, नहीं तो मैं तुम्हें अटैक करूंगा। तो वो जानते थे कि जो राजा दाहिर है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, वो काफी वीक है, तो इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तो हजाज ने अपने भाई के बेटे यानी नेफ्यू को, सन इन लॉ, जो उनका दामाद भी था, क्योंकि मुस्लिम में होता है ना, अपने भाई के बेटे के साथ ही अपनी बेटी की शादी करा देते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध के ऊपर 712 एडी के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है 712, याद रखना। तो इन्होंने अटैक किया और उस पे कब्जा कर लिया सिंध प्रोविंस के ऊपर। उसके बाद जो दाहिर की वाइफ थी वो 15,000 सोल्जर्स के साथ उस फोर्ट के अंदर थी। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जोहर कर लिया था। तो जो दाहिर का जो सन था जासिया, वो कंटिन्यू स्ट्रगल करता रहा। फिर उसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम की जो दोनों बेटियां थी, जिसका नाम था सूर्या देवी या फिर परमा देवी, तो उसको बाद में क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने आगे जाके मुस्लिम को एज अ गिफ्ट दे दी थी, ठीक है। तो ये पूरा अटैक था आपका मोहम्मद बिन कासिम का। तो अभी PYQ देख लेते हैं। तो देखो, हरियाणा बोर्ड का 2025-26 का जो सैंपल पेपर आया है इसी साल का, करंट ईयर का, तो देखो उसमें क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 2 passes फ्रॉम विच फॉरेन इन्वेजन इन्वेड इन इंडिया। 2 passes के बारे में बताना है जिसके थ्रू फॉरेन इन्वेजन ने इन्वेड किया था। देखो, कोई भी 2 पास आप बता सकते हो, तो आप इसको एज इट इज अपने आंसर में नोट करके आ सकते हो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मेन गेटवे रहता था, तो पहला पास ये था, सेकंड ये था और थर्ड ये था। मैंने आपको करा दिया है। आप ये तीनों पॉइंट्स लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे ही 2025 का भी पेपर था, यही था कि राइट व्हाट आर द मेन रूट ऑफ एंट्री फ्रॉम द इंडिया टू द वेस्ट। वेस्ट में कौन कौन से एंट्री गेट थे उस पर आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट सेकंड इन्वेजन आते हैं, इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी नहीं है, याद रखना। तो इन्होंने इन्वेड किया था 1000 AD से लेके 1027 AD तक। तो इस 27 सालों के अंदर इन्होंने 17 अटैक किए थे इंडिया के ऊपर। इनका मेन मोटिव क्या था कि इस्लाम धर्म को स्प्रेड करवाना और जो इंडिया की वेल्थ है उस पे अपना कब्जा करना, ठीक है। तो पहला इन्वेड किया इन्होंने 1001 AD के अंदर। इन्होंने जो हिंदू शाही रूलर थे जिनका नाम था जयपाल, तो उनके साथ बैटल की इन द बैटल ऑफ पेशावर, ठीक है।
तो फिर जयपाल ने बड़ी हिम्मत के साथ डट कर सामना किया, बट एट लास्ट जयपाल जो राजा थे वो हार गए। ठीक है, ये कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ पेशावर। किसके बीच में हुई थी? जयपाल के बीच में हुई थी और महमूद गजनवी के बीच में हुई थी। फिर बाद में हुआ, महमूद गजनवी ने अटैक किया थानेश्वर को। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। ये भी होली साइट थी हिंदू की, हिंदू लोग यहाँ पे वर्शिप करते थे। तो यानी कि हिंदू को इस्लाम धर्म के अंदर कन्वर्ट करना इनका मेन मोटिव था। तो ये क्या करते थे? बड़े बड़े मंदिर में जाते थे, मंदिर तोड़ देते थे या जबरदस्ती इस्लाम को स्प्रेड करवाते थे। देयर वॉज अ बिग फेमस टेम्पल ऑफ चक्रस्वामी हियर। यहाँ पे चक्रस्वामी एक गॉड हुआ करते थे। तो उनके जो चक्र होते थे वैसा माना जाता है कि बहुत ही भारी चक्र था सोने का, तो उसे उठा के वो ले गए। तो महमूद गजनवी नॉट ओनली ब्रोक द टेम्पल बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द आइडल ऑफ चक्रस्वामी। इन्होंने सर टेम्पल को ही नहीं तोड़ा बल्कि जो आइडल थी चक्रस्वामी की उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर महमूद गजनवी ने मथुरा पे भी अटैक करा। ये भी होली साइट है हिंदू की। जो लॉर्ड केशव थे वहां पे उनकी आइडल को भी इन्होंने ह्यूमिलेट किया। फिर बाद में महमूद गजनवी ने अटैक किया टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन गुजरात। तो देखो जब गुजरात के लोगों को पता चला, देखो सोमनाथ है ना, बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस टेम्पल था उस टाइम का, क्योंकि ये पूरा सोने से बना हुआ था। तो यही सोना अट्रैक्ट कर रहा था बाहर की कंट्रीज को इंडिया के अंदर इन्वेड करने के लिए। तो फिर जैसे ही पता चला कि भाई एक महमूद गजनवी नाम का इंसान है, वो ऐसे चोरी करता है या कब्जा कर लेता है, तो देखो जयपाल को भी हरा दिया उसने, फिर थानेश्वर को भी लूट लिया, चक्रस्वामी की मूर्ति भी खराब कर दी, फिर लॉर्ड केशव को भी ह्यूमिलेट किया उसने। तो अब सोमनाथ के टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के सोच रहा है। तो क्या किया, बहुत सारे लोग कलेक्ट हो गए उस मंदिर के बाहर, और ऐसा माना जा रहा है कि कई दिनों तक मारता रहा, 3 दिन तक वो लोगों का सामना करता रहा। बट फिर आखिर में लोग, पावर कम थी, तो फिर पावर कम होने के कारण उसने इन्वेड कर दिया था सोमनाथ के टेम्पल के ऊपर। और माना जाता है कि आज भी सोमनाथ का टेम्पल है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। बट आप ये देख रहे हो ना पूरा गोल्ड का, ये असली गोल्ड नहीं है। ये जो बाहर से सिर्फ आपकी गोल्ड की प्लेटिंग करी हुई आपको दिखाई देगी, बट एक्चुअल में गोल्ड का नहीं है। देखो, महमूद गजनवी डिसाइडेड टू अटैक द टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन गुजरात। द ह्यूज टेम्पल हियर वाज वर्ल्ड वाइड था, ठीक है, वर्ल्ड फेमस था। देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी था, डायमंड थे, जेम्स थे इस टेम्पल के अंदर। और जो इस टेम्पल का सोर्स ऑफ इनकम, कि इस मंदिर के अंदर पैसा कहाँ से आता था? पैसा वहां के रहने वाले लोग, जो 10,000 लोग थे, विलेजर्स थे, तो उससे रेवेन्यू जो मिलता था वही वहां का सोर्स ऑफ इनकम था उस टेम्पल का। देयर वाज अ गोल्डन बेल इन द टेम्पल। एक गोल्डन बेल भी होती थी जो मानी जाती है कोई कई टन की थी, सोने की थी, तो वो भी उठा के ले गए। तो लगभग 3 दिन तक लोगों ने सामना किया टू कैप्चर। 3 दिन तक महमूद गजनवी ने काम किया कैप्चर करने के लिए टू द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, ड्यू टू हैवी रेसिस्टेंस फ्रॉम द हिंदू। द मनी प्लंडर फ्रॉम हेयर वॉज टेकन बाय महमूद टू गजनी। गजनी एक जगह का नाम है, तो वहां पे लेके गए वो अपनी वेल्थ को। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब वो लेके जा रहे थे ना सामान, कैमल्स के ऊपर कैमल्स के ऊपर जब सामान लेके जा रहे थे, तब जो जाट लोग थे सिंध के, उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया था। हिज एक्शन क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ हार्टेड टुवर्ड मुस्लिम इन द माइंड्स ऑफ हिंदू। तो देखो, धर्म कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता, धर्म सभी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो सभी अच्छी अच्छी बातें सिखा के जाते हैं, बट कई लोग जो होते हैं उस धर्म को गलत तरीके से उसको स्प्रेड करने का काम करते हैं। तो उनमें से ही एक था महमूद गजनवी। तो इनके जो एक्शन ऐसे थे कि मुस्लिम के टुवार्ड हेट पैदा कर दी थी हिंदू के मन में। हिंदू को अब ऐसे लगने लगा कि मुस्लिम लोग जो है ना गंदे होते हैं, क्योंकि वो ऐसे एक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। महमूद गजनवी ऐसे एक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे कि ऑब्वियस सी बात है, हेट तो होगी। अब देखो, 2023 में पीवाईक्यू आया था हरियाणा बोर्ड की तरफ से, व्हाट वर द मोटिव्स बिहाइंड महमूद गजनवी अटैक और इंडिया। क्या क्या मेन रीजन थे महमूद गजनवी के? तो आप लिख सकते हो कि इन्होंने इस एडी से इस एडी के बीच में अटैक किया था, 17 अटैक किए थे। इनका मेन मोटिव था इस्लाम धर्म को स्प्रेड करवाना और इंडिया की बेल्ट को लेके जाना यहाँ से। तो इनके एक्शंस जो हैं, उन्होंने हेट की भावना डेवलप कर दी थी हिंदू के माइंड में टुवर्ड्स द मुस्लिम। फिर आप इसके 1-2 अटैक भी लिख सकते हो, अगर ज़्यादा मार्क्स में आए तो, अगर 2-3 मार्क्स में आए तो इतना इनफ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का इन्वेजन था 1175 एडी से लेके 1206 एडी तक। तो मोहम्मद गोरी जो थे वो रूलर थे गोर के।
देखो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे आपको सिंध मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अफगानिस्तान मिलेगा। अफगानिस्तान के कैपिटल आपको यहाँ पे काबुल मिलेगी। तो यहाँ पे गोर प्रोविंस हुआ करते थे, तो उसके रूलर थे महमूद गोरी। तो जो इन्वेडर, देखो इस चैप्टर का आपने मैप नहीं करना है, ठीक है, तो आपने सिर्फ चैप्टर 1, 2, 3 और एक 7 चैप्टर आएगा आगे, तो उसका मैप करना है। इस चैप्टर का कोई मैप नहीं करना, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैप अटैच कर रखा है। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इन एरियाज को याद करने के लिए। तो समझते हैं, इन्वेडर महमूद गोरी इन्वेड मुल्तान। मुल्तान के अंदर इन्होंने इन्वेड किया था 1175 एडी के अंदर, और उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। तो पहली बार द फर्स्ट डिफीटेड ऑफ महमूद गोरी इन इंडिया टुक प्लेस इन गुजरात। तो चालुक्य डायनेस्टी थी, तो पहली हार महमूद गजनवी की इस चालुक्य डायनेस्टी के कारण हुई थी। 1178 से लेकर 79 तक इन्होंने आक्रमण किया था, बट बाद में महमूद गोरी हार गए थे। फिर महमूद गोरी ने अनिहालवारा पठान के अंदर अटैक किया था, जो कि राजपुताना सदर्न राजपुताना की तरफ है, अंडर द लीडरशिप ऑफ नायका देवी। तो यहाँ से भी एक कंप्लीटली हार का सामना करना पड़ा। तो नायका देवी एक फीमेल लीडर थी, ठीक है, जिनके हस्बैंड नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि नायका देवी के हस्बैंड नहीं थे। तो नायका देवी की लीडरशिप के अंदर ही ये लड़ाई लड़ी गई थी, और आखिर में महमूद गोरी हार गए थे। फिर ही डिफीटेड खुसरो मलिक इन 1186 एडी। खुसरो मलिक को इन्होंने हरा दिया था और पंजाब के ऊपर कब्जा हासिल कर लिया था। किसने? महमूद गोरी ने। फिर ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना, 1191 एडी के अंदर दिल्ली के राजा हुआ करते थे उस टाइम पे पृथ्वीराज 3। फिर से बोल रही हूँ, 1191 एडी के अंदर दिल्ली के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज 3। तो पृथ्वीराज 3 ने 1191 एडी के अंदर महमूद गोरी को हरा दिया था। कौन सी बैटल के अंदर? इन द बैटल ऑफ तेरायन। तेरायन के फील्ड के अंदर हुई थी ये बैटल, तो इसलिए बैटल ऑफ तेरायन भी बोलते हैं। तो देखो, पहली बैटल ऑफ तेरायन किसके बीच में हुई थी? पृथ्वीराज 3 के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें कौन हारे थे? मोहम्मद गोरी हारे थे। कौन से ईयर के अंदर हुई थी? 1191 एडी के अंदर हुई थी। फिर ये 1 साल बाद फिर आते अटैक करने के लिए दिल्ली के ऊपर। देखो, मोहम्मद अब की बार पूरी तैयारी करके आए थे कि मैं पूरा कब्जा करूंगा। अब जो मैंने हार का सामना करा है ना, तो अब नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज 3 जो थे, इन्होंने छोड़ दिया था। देखो, मोहम्मद गोरी हार गए थे बैटल के अंदर, तो इन्होंने कोई बंदी नहीं बनाया, कोई जेल में नहीं डाला, तो इसको छोड़ दिया कि कोई ना एक मौका देना चाहिए इसको सुधरने के लिए। तो फिर ये वापस गया अपने गोर प्रोविंस के अंदर, और जब ये वापस आया तो पूरी तैयारी के साथ आया था। तो मोहम्मद गोरी ने फिर से इंडिया के ऊपर अटैक किया इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर, जो ये थी 1192 एडी के अंदर। तो पृथ्वीराज चौहान शोड ब्रेवरी बट ही वॉज डिफीटेड। तो दिल्ली जो है केम इनटू पोसेशन ऑफ मोहम्मद गोरी के अंडर में आ गया था। फिर 1198 के अंदर बख्तियार खिलजी जो जनरल थे गोरी के, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। 1198 के अंदर बख्तियार खिलजी जो जनरल थे गोर के अंदर, उन्होंने, ये सब छोड़ दो, ये याद रखो कि बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दी थी वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी ये थी, ठीक है, तो ये वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने इस पे डिस्ट्रॉय किया था, यानी कि इसमें आग लगा दी थी, तो इतनी बुक्स थी हमारे पास, इतना अच्छा सोर्स ऑफ लिटरेचर था, जो कि 6 महीने तक कॉन्टिन्यूस जलता रहा। तो अगर मान लो कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी अगर आज होती, यहाँ की जो बुक्स आज होती, तो शायद भारत आज भी विश्व गुरु कहलाता। तो देखो, 1198 के अंदर बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, आग लगा दी थी वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो देखो, HBSC 2025-26 का प्रेजेंट ईयर का जो सैम्पल पेपर है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन विच ईयर। तो आप आंसर कर सकते हो, पहली बैटल कब हुई थी? 1191 के अंदर। किसके बीच में? पृथ्वी 3 के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में। कौन हारा था? मोहम्मद गोरी हारा था। फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुई थी? सेम, पृथ्वीराज 3 के बीच में और महमूद गोरी के बीच में। अब की बार कौन हारा था? सेकेंड टाइम कौन हारा था? पृथ्वीराज 3 इन द ईयर 1992। फिर नेक्स्ट, व्हेन एंड बिटवीन होम डिड बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस? कब और किसके बीच में बैटल ऑफ तराइन हुई थी? तो आप देखो, दोनों बैटल के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन 2 पॉइंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो देखो, इस लेक्चर के अंदर हमने 3-4 इन्वेशंस कर लिए हैं स्टार्टिंग के, और हमने PYQ भी कर लिया है। इस चैप्टर का कोई मैप नहीं करना है। आगे इन्वेशंस हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ।
और अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस अच्छी है और हमें और आगे ऐसी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।